गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि जो 10th के थे कि उनके लिए भी कुछ जो है केमिस्ट्री के भी टॉपिक को जो है बनाया जाए वीडियो। तो इसलिए आज जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 10th का है केमिकल रिएक्शन एंड देयर टाइप्स, या कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार को हम लोग जो है पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। ये पहला चैप्टर है 10th का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10th में बच्चे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये चैप्टर है। कुछ इसके पार्ट्स आज पढ़ते हैं, इसके बाद अगले वाले पार्ट्स में जो है पूरा डिटेल समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि रिएक्शन कहते हैं किसे। पहला एक दिमाग में ये आता है, जैसे भी चूंकि छोटे बच्चे हैं, मान लेते हैं कि 10th के बच्चे हैं, तो उनके दिमाग में आता है कि रिएक्शन होता क्या है। क्योंकि अभी तक इसके पहले 9th में थोड़ा बहुत रिएक्शन के बारे में जाने थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि बहुत डिटेल पढ़ना है 10th में रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन बहुत जगह पर आएंगे, क्या होता है जब व्हाट हैपेंड के क्वेश्चन भी जो है जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें भी जो है व्हाट हैपेंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आवश्यक होती है कि रिएक्शन किसे कहते हैं। अगर एक लाइन में इसको समझा जाए कि रिएक्शन किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के गुण, संगठन अथवा संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम अभिक्रियाएं कह सकते हैं। यानी कोई भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ में जो भी उसके गुणों में, उसके संरचना में, उसके संगठन में जो भी परिवर्तन आता है उसे हम उसकी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जो अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया में रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन, और दूसरा होता है केमिकल रिएक्शन। देखिए दोनों में अंतर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन एंड सेकेंड इज केमिकल रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन वाले में जो है जो नाभिकीय, इसको हम लोग हिंदी में नाभिकीय अभिक्रियाओं के नाम से भी जो है जानते हैं। इस नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो परमाणु होता है उस परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। यानी एटम, जो एटम होता है उसके नाभिक, जो वहां पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये यहाँ पर जो है यानी परमाणु के नाभिक जो है इसमें भाग लेते हैं। और इसमें जो है जो परमाणु होता है, जब इस प्रकार की अभिक्रिया होती है तो जो परमाणु होता है वो परमाणु दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। दूसरा जो होता है केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन होता है, इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं, इसमें कोई भी जो परमाणु होता है उस परमाणु का जो वाहकम इलेक्ट्रॉन होता है, जो उसका वाहकम इलेक्ट्रॉन होता है, वो यहां पर जो है भाग लेते हैं। इसको हम कह सकते हैं, इसमें परमाणु का नाभिक भाग लेता है, परमाणु का नाभिक। और जबकि इसमें जो है जो वाहकम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहां पर भाग लेते हैं, वाहकम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के वाहकम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। वाहकम कोश का इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9th में था, उसको पढ़े होंगे, तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अंतिम कोश आता है, उस अंतिम कोश के जो वाहकम इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोश के, वो वहां पर भाग लेते हैं, वहां पर जो अभिक्रियाएं होती है उसमें अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि मेन हम लोग को पढ़ना हो केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, कि केमिकल रिएक्शन को जो है मेन यहाँ पर पढ़ना है। जैसे इसके एग्जाम्पल लेते हैं कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया बनाई जाती है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं कि जिंक ऑक्साइड को यदि कहा जाए कि जिंक ऑक्साइड को यदि किसी तनु जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में घोला जाए तो क्या होता है। यानी कह सकते हैं क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। तो यहां पर देखेंगे कि जो जिंक ऑक्साइड है और H2SO4, जब हम जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक ऑक्साइड को घोलते हैं तो इसका जो जिंक होता है उस जिंक से आकर के सल्फेट अभिक्रिया कर लेता है और ये बना लेता है ZnSO4, मींस जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, H2O यहां पर जो है अलग हो जाता है। तो इस प्रकार यहां पर जो रासायनिक प्रक्रिया हो रही है इसमें देख रहे हैं कि जब हम जिंक ऑक्साइड को किसी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल रहे हैं
तब वहां पर जो जिंक है वह जिंक और सल्फेट आपस में क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेता है और हाइड्रोजन और तथा ऑक्सीजन अलग होकर के एक जल के अणु का निर्माण यहाँ पर कर लेते हैं। ये जो रासायनिक समीकरण यहाँ पर बन रहा है, ये जो रासायनिक समीकरण बन रहा है, इस रासायनिक समीकरण में एक चीज देखना होगा, ध्यान देना होगा कि इधर के जो होते हैं, तीर के इधर के जो होते हैं, ये इनको अभिकारक कहते हैं, इनको अभिकारक के नाम से जो है जानते हैं, यानी इसको रिएक्टेंट के नाम से जो है जानते हैं। और जिसके अलावा जो तीर के उधर होता है उसको जो है उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं कि प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो रहा है, यानी क्या होता है जब, मीन्स क्या प्राप्त होगा जब हम जिंक ऑक्साइड को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलेंगे। तो आइए समझ में आया कि जिंक सल्फेट बनता है जिसको हम उत्पाद कहेंगे। H2O भी यहाँ पर एक अणु जो H2O का निकल के आ रहा है वही उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को पहचान लेंगे कि रासायनिक समीकरण में इधर का जो होता है तीर के इस साइड में जो होते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं, तीर के उस साइड में जो भी पदार्थ बनता है उसको हम जो उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन के अगर हम थोड़ा सा इसके बैलेंसिंग की ओर चलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन को ये थोड़ा सा बैलेंस करना जाने, ठीक है, टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। क्योंकि देखिए केमिकल रिएक्शन क्यों है, ये लिखना आसान है, चलिए ठीक है केमिकल रिएक्शन लिख दिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन जो है उसमें बैलेंस भी करना अनिवार्य होता है। तो पहला तो ये स्टेप यहाँ पर जानना है 10th का, चूंकि पहला चैप्टर है, इसे बहुत कुछ जानना है इस रिएक्शन में कि किस प्रकार रिएक्शन बनता है, कैसे उसको बैलेंस किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं केमिकल रिएक्शन। जब इतने सारे चीजें पढ़ेंगे तब हम लोग को आगे का जो चैप्टर बहुत ही इजी लगे, क्योंकि अभी आगे IUPAC भी आने वाला है, बहुत सारे जो है उसमें रिएक्शंस भी आने वाले हैं, व्हाट हैपेन वाले क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो सबका जो मूल है वो पहला चैप्टर है, यानी आधार यहाँ पर है सभी का। तो पहले यहाँ पर देखेंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए। मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम का जब अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराया जाता है क्या बनता है, यानी जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मध्य क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। तो वहां पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हम ये तो नॉर्मल सी चीज है, इसको बैलेंस करके देखें कि कैसे बैलेंस किया जाता है। देखिए बैलेंस करने का पहला जो यहां पर है कि इसमें जो परमाणु की संख्या, जो यौगिक या अणु है, उस यौगिक अथवा अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है, कौन कौन से परमाणु भाग ले रहे हैं, उस परमाणु की संख्या कितनी है। तो जो तीर के इधर है और तीर के उधर, यहां पर 9th पढ़े हुए द्रव्य की अविनाशिता का नियम। तो द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी यहां पर फॉलो करना है कि द्रव्य अविनाशी होता है, अर्थात जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं कि जैसे जो भी ऊर्जा के बारे में वहां पर ले लेते हैं कि कोई भी एक ले सकते हैं, उसी प्रकार से परमाणु भी होती है। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया सकता है, यद्यपि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वही हमने यहाँ पर किया है, एक परमाणु लिया मैग्नीशियम, एक अणु लिया ऑक्सीजन और उसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया। ना तो हमने नष्ट किया ना तो उत्पन्न किया, सीधे एक दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया। लेकिन यह बैलेंस नहीं है। कैसे नहीं बैलेंस है, देखेंगे। मैग्नीशियम की संख्या 1 है, मैग्नीशियम की संख्या 1 है, मैग्नीशियम तो बैलेंस है, हमने कहा बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, तो एक नियम जान ले कि बैलेंस करने के लिए हमेशा आगे की ओर उसकी संख्या को लिखा जाता है, पीछे नहीं लिखा जाता, बीच में लिखा जाता है। तो अब हमें ऑक्सीजन के बराबर इस ऑक्सीजन को करना है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन के परमाणु 2 है, वहां पर ऑक्सीजन का परमाणु 1 है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, इसको भी 2 कर देंगे। तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या, यहाँ 2 हो गया ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन डिसबैलेंसिंग क्या आ गई, मैग्नीशियम में आ गई। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो इसके लिए यहां पर भी हम क्या करेंगे, 2 यूज कर देंगे। तो इस तरह से हम जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको बैलेंस कर लेते हैं। दूसरा एक एग्जांपल हम देख लें, यहां पर जो है जैसे CO2 है और प्लस H2O, इससे जो बनता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये देखिए ध्यान रहे, अगर ह्यूमन बॉडी में बनता है तो यहां पर कार्बोनिक अम्ल बनता है,
जैसे हम लोग के जो ब्लड में बनता है वहां पर भी रिएक्शन होता है CO2 प्लस H2O का। या नहीं कि वही मान के चलो कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनता है तो वहां पर बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। हम लोग के शरीर में CO2 और H2O की प्रक्रिया हो जाती है तो वहां पर जो है कार्बोनिक एसिड बनता है। वो कार्बोनिक एसिड शीघ्र बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है और वही हाइड्रोजन आयन जाकर के हमारे ब्लड में जो पीएच है उस पीएच को जो है पीएच जो एसिड बेस बफर है उस एसिड बेस बफर को इक्विलिब्रियम रखने का कार्य करता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम चूंकि प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है सीधे सीधे फोटोसिंथेसिस की बात किया जाता है। सिंपल सा फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंट में होता है, लाइट की प्रेजेंस में ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर C6H12O6 बनता है और प्लस O2 रिलीज हो जाता है। बैलेंस करना है तो कार्बन की संख्या 1 है, यहां पर 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर कार्बन की संख्या को 6 कर देंगे। कार्बन की संख्या को 6 कर दिए, कार्बन बैलेंस हो गया। अब आगे चलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होगा, 6 दूना 12 1 13, दोनों जोड़ेंगे 6 दूना 12 ये गुणा करते हैं 1 13। यहां पर क्या 6 और 2 8 है, उसको 13 कैसे कर पाएंगे, तो वो आसान नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इसको। यहां पर अगर हम 6 गुना 12 कर दें और 12 6 18 हो गया और यहां पर देख रहे 6 गुना 12 13, तो 18 करना है। तो यहां पर अगर हम 6 लगा दें तो यहां पर 6 और 6 गुना 12 6 18 और 18 ये हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन 6 गुना 12 और हाइड्रोजन 12 ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट है। इस तरह से यहां पर केमिकल बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ सिंबल्स की। सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, हेडिंग लिस्ट, सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। देखिए जो सिंबल यहां पर बात हो रही है इन ए केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक समीकरण होता है इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो जो रासायनिक समीकरण होता है उस रासायनिक समीकरण में कुछ भौतिक दशाओं के सिंबल यूज किए जाते हैं। बहुत सारे देखे होंगे कि लिखा रहता है कि जैसे एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे देखेंगे Na है, सोडियम प्लस मान लेते हैं यहां पर जो Na है H2O के साथ क्रिया करा दिए H2O, तो इससे यहां पर NaOH बन जाता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन यहां पर रिलीज हो जाते हैं गैस के रूप में। लेकिन यहां पर ऐसे में लिखा होगा कि कुछ इस प्रकार लिखा होता है, जैसे Na ऐसे लिखा है, H2O L लिखा है, NaOH एक्वस लिखा है और H2 जो है गैस G लिखा है। तो ये जो सिंबल होते हैं सिंबल किसका है, तो ये चीज ध्यान देना कि S मीन्स होता है सॉलिड, S मीन्स सॉलिड, यानी कि जो सोडियम किस फॉर्म में है, सॉलिड ठोस के रूप में है। L मतलब होता है लिक्विड, यानी H2O कैसा है, जल कैसा है, तो जल पता है द्रव अवस्था में होता है। एक्वस, एक ही जो लिखा है ये एक्वस लिखा है, एक्वस का मतलब होता है जलीय, जलीय होता है। और जी का मतलब होता है गैस, मीन्स यहां पर हाइड्रोजन गैसीय रूप में। तो इस तरह से हम जान जाते हैं कि वहां पर जो लिया गया पदार्थ है वो पदार्थ किस फॉर्म में है। जैसे यहां पर सोडियम हमने लिया है वो सॉलिड रूप में, जो जल लिया है वो लिक्विड रूप में, जो बना है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड वो एक्वस फॉर्म में जलीय घोल के रूप में बना है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। क्यों, क्योंकि वो गैसीय रूप में और गैस हमेशा मुक्त हो जाती है। तो इस तरह से यहां पर जो है उसके कुछ सिंबल को भी जो है पढ़ना आवश्यक होता है, सिंबल को भी जानना आवश्यक हो जाता है। तो इतना जो था ये केमिकल रिएक्शन का एक जो है कह सकते हैं एक प्रारूप था कि केमिकल रिएक्शन कैसे जो है बनता है, उसकी बैलेंसिंग कैसे होती है, उसमें कुछ जो फिजिकल सिंबल होता है फिजिकल स्टेट, तो वो सिंबल को भी यहां पर यूज कर लिया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगला हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात किया जाए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। देखिए जो केमिकल रिएक्शन होता है, पहले जान लीजिए केमिकल रिएक्शन भी जाने की क्या होता है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन,
विविध प्रकार के, कि कहीं पर होता क्या है कि दो पदार्थ आकर के जुड़ करके एक पदार्थ बना लेता है, कहीं प्रतिस्थापन होगा, कहीं पर जो है वहां पर इनवर्सिबल होगा, कहीं वो इरिवर्सिबल होगा, कहीं रिवर्सिबल होगा, कहीं जो है अपघटन होगा, तो बहुत सारे, कहीं पर विघटन होगा, तो बहुत सारे इसमें रिएक्शन होते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर सबसे इजी सा एडिशन रिएक्शन। पहला पढ़ा जाता है एडिशन रिएक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। देखिए जो एडिशन रिएक्शन होता है, योगात्मक अभिक्रिया होता क्या है, नाम से स्पष्ट है, योग, ऐड करना, योग करना, यानी योगात्मक अभिक्रिया में हम कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें, बहुत ही आसान समझेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, कोई भी उससे मतलब नहीं है कि वो अधिक हो या वो, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से केवल एक ही प्रकार का पदार्थ बनता हो, उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बनने वाला पदार्थ एक ही पदार्थ हो तो उसको हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। एग्जाम्पल समझेंगे सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो परिभाषा है, परिभाषा याद रखना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बनने वाला जो पदार्थ बनता है, अगर वो पदार्थ एक ही होता है तो उसको हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। अब यहाँ पर समझना है कि कैसे जो योगात्मक अभिक्रिया, तो हम बहुत वो क्या नाम इजी वे में समझेंगे। तो पहले छोटा सा है S+O2, बहुत छोटा सा चीज है कि जब सल्फर और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो वहां पर वो जो है सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। दो प्रकार के पदार्थ, दोनों पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बना लिया, यानी योगात्मक हो गया। थोड़ा सा और चलते हैं कि जब हम कली चूने को, कैल्शियम ऑक्साइड को, जब जो है कैल्शियम ऑक्साइड को, क्या कली चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में अभिक्रिया कराते हैं तो इससे बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यहां पर भी क्या देख रहे हैं कि दो पदार्थों के संयोग से एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, अतः यहां पर जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये समझ में आया कि एडिशन रिएक्शन होता क्या है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है कि एडिशन रिएक्शन यानी जहां पर कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पर देख रहे हैं यानी दो पदार्थों के संयोग से एक पदार्थ का निर्माण हुआ, उससे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आते हैं दूसरा रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन यानी स्थान परिवर्तन करा रहा है, यानी किसी दूसरे का स्थान आकर के ले ले। कोई दूसरा, वहां पर कोई बैठा है, एक बेंच है, उस पर चार लोग बैठे हैं, सबकी सीट है, कोई एक पांचवा व्यक्ति है, उसने एक व्यक्ति को उठाया और आकर के बैठ गया वहां पर, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति का स्थान ग्रहण कर लिया, तो इसको कहते हैं प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी किसी भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक यौगिक अथवा अणु का परमाणु जो है, किसी यौगिक अथवा परमाणु के समूह के स्थान पर, अथवा परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आकर के वहां पर स्थिर हो जाता है, वहां पर स्थित होता है, उपस्थित हो जाता है, तो इसको कहते हैं प्रतिस्थापन, यानी उसका स्थान ले लेना। कि कोई एक यौगिक अथवा अणु है, उसके परमाणु अथवा परमाणु को के समूह को कोई दूसरा परमाणु आकर के वहां से हटा करके उसके स्थान पर स्थिर हो जा रहा है, तो उसको कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल समझे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है क्या है। जैसे मान लेते हैं कि जब हम जो है कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट में जब लोहे की कील यानी कि आयरन को डुबोया जाता है, कहा जाए कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोया जाता है, तो यहां पर कॉपर सल्फेट और प्लस Fe यानी कि आयरन, तो यहां पर क्या होता है कि जो Fe होता है, अभी हम लोग आगे जो है अगले चौथे चैप्टर में सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सक्रियता श्रेणी में पढ़ा जाएगा कि कौन सा जो परमाणु है, वो कौन सा परमाणु जो है किस परमाणु को हटा सकता है और किसको नहीं हटा सकता, तो लोग सक्रियता श्रेणी पढ़ा जाएगा। अभी तो यहाँ पर नॉर्मल चीजें चल रहे हैं,
तो बहुत ही हाई जाएगा थोड़ा सा, जब तक इसको समझे नहीं देंगे तब तक उसको समझ नहीं पाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, ये आयरन क्या करता है, ये आयरन इस कॉपर को यहां से प्रतिस्थापित कर दे रहा है और करके क्या करता है, ये बन जाता है FeSO4 और प्लस कॉपर को यहां से मुक्त हो गया। तो इस तरह से यहां पर क्या कर रहा है, जो Fe है वह Fe इस कॉपर को यहां पर प्रतिस्थापित किया, यानी Fe द्वारा कॉपर प्रतिस्थापित हो गया, यानी यहां पर जो हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनता है। चलिए दूसरा भी एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एथिल ब्रोमाइड है C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड है, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल में घोलते हैं, तो यहां पर जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जब घोला जाता है तो ये जो हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्साइड होता है, ये इस Br को यहां से प्रतिस्थापित कर देता है और ये बना लेता है, जो पोटेशियम ब्रोमाइड रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है एथिल अल्कोहल में, वो कन्वर्ट हो जाता है एथिल अल्कोहल में और C2H5OH बन जाता है और प्लस यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण हो करके अलग हो जाता है। यानी यहां पर प्रतिस्थापन हो रहा है, कौन प्रतिस्थापित कर रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन जो है इस Br में ब्रोमीन को यहां से प्रतिस्थापित कर रहा है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण करके एथिल अल्कोहल का निर्माण कर दे रहा है। तो इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यहां तक तीसरा होता है इरिवर्सिबल अभिक्रिया, कौन समझेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये बहुत ध्यान से जानना है। इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी यहां पर हिंदी में कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संचालित हो सकती हो, यानी जैसे कोई 2 पदार्थ 3 पदार्थ 4 पदार्थ है, उससे हमने कोई पदार्थ बना लिया, वो एक पदार्थ बने 2 पदार्थ बने उससे मतलब नहीं है, कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थों का के द्वारा जो है संघनन के द्वारा या रिएक्शन के द्वारा जो है एक नया प्रकार का पदार्थ बन गया। जो भी नया पदार्थ बना है वहां पर 2-3 प्रकार के पदार्थ बन गए हो, आप उस पदार्थ से किसी भी अनुपात में उसको ले लें, किसी भी अनुपात में किसी भी रूप में उसको ले करके यदि हम चाहे कि फिर से हम जो अभिकारकता उसको प्राप्त कर लें तो प्राप्त नहीं होता है, तो उसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी एक ही डायरेक्शन में चलने वाली अभिक्रिया कि जिससे अभिकारक से उत्पाद बन जाए लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक को प्राप्त न किया जा सके, तो उसको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया उसको कहते हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है कि पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं KClO3। तो पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं तो इस पोटेशियम क्लोराइड से जो है यहां पर पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है, प्लस यहां पर जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब यहां पर देख रहे हैं तो ये जो पोटेशियम क्लोराइड था और इससे जो बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, अब इसको थोड़ा बैलेंस भी कर ले, लेकिन बैलेंस करने से पहले इसको थोड़ा सा समझ ले कि होता क्या है, कि कहना का मतलब क्या है। इस पोटेशियम क्लोराइड को जो है जब इसको गर्म करते हैं तो टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, लेकिन अगर अब इस दोनों को किसी भी अनुपात में ले लें, किसी भी रूप में ले लें इन दोनों को, तो इन दोनों से इसको प्राप्त कभी नहीं कर सकते। बस इतना समझ लीजिए, इन दोनों से इसको प्राप्त कभी नहीं कर सकते और इसमें हमेशा तीर ऐसे ही लगेगा, वन डायरेक्शनल ही लगेगा, ये वापस फिर से नहीं बना पाएगा। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, तो पोटेशियम की संख्या 1 है, यहाँ पर भी 1 है, Cl भी 1 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 है, वहां पर 2 है, तो यहाँ पर करने के लिए हम 3 कर देंगे, 3 गुना 6 हो गया। अब यहाँ पर भी करेंगे 3 गुना 6, लेकिन फिर पोटेशियम और क्लोराइड जो क्लोरीन है उसकी बैलेंस ही नहीं हुई, तो यहाँ पर भी अगर 2 लिखते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये बैलेंस तो बात की बात है। इरिवर्सिबल रिएक्शन इतना याद रखना कि जिस कोई पदार्थ टूट करके जो भी पदार्थ बनता है उस पदार्थ को पुनः अगर संयोजन किया जाए तो उससे पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं होगा, इसको कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, चौथा देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन देखिए, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं मतलब अब यहां पर भी समझना है कि कोई एक पदार्थ है, उस यानी अभिकारक है,
उस अभिकारक में संयोजन हुआ कि वो आपस में टूटा है, कैसे एक उत्पाद बना। फिर अगर उस उत्पाद को हम जो है उसी अनुपात में उसका जो है रिएक्शन करा दे तो फिर से हम जो अभिकारक उसको प्राप्त कर लेंगे। मतलब दोनों डायरेक्शन चलने वाला, अभिकारक से उत्पाद प्राप्त कर लेता, फिर उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त कर लेना है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन की एक सबसे खासियत होती है, उसमें जो तीर लगता है वो बाई डायरेक्शनल के रूप में बनता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं Fe है, आयरन है, आयरन को जब जल में घोल दे, मान लो Fe है और H2O, तो यहां से जो है जो प्राप्त होता है वो Fe3O4 यहां पर प्राप्त होता है, प्लस यहां पर हाइड्रोजन मुक्त होता है। अगर इसी को जो है एक निश्चित अनुपात में ले लिया जाए तो फिर से Fe और हाइड्रोजन को, वो जल को यहां पर जो है अलग कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब इसको थोड़ा सा पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि Fe की संख्या 3 है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे 10 कर लेंगे। ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यहां पर हम क्या कर लेंगे 4 कर देंगे, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना 4 हो गया, तो यहां पर 2 लिख दी, तो हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस हो गया। अगर हम इसी Fe3O4 को अगर इसी 2H2O क्या नाम है, ये 4 गुना 8 और 2 गुना 4, 4 गुना 8 होगा ना, ठीक। अगर हम इसी Fe3O4 को 4 हाइड्रोजन जो यहाँ पर अणु है उसके साथ रिएक्शन कराए तो फिर से हम ये रिएक्शन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसको फिर से बना दे रहे हैं कि Fe3O4 प्लस 4H2, इससे जो है फिर से 3Fe प्लस 4H2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन का एक सबसे आसान सा तरीका है पहचानने का, अगर कहा दिया जाए कि पहचाने इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी है, तो इसमें जो है जो तीर होगा वो दोनों तरफ होगा। यानी इसको हम तीर ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं। इस तरह से जो है इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये इतने टाइप्स आज पढ़े हम लोग 4 प्रकार। अगले वाले पार्ट में हम लोग इसके आगे का जो टाइप्स है उसको पढ़ते हैं, तो आई होप समझ में आएगा। 4 आज हमने पढ़ा है, इस 4 को आज जो है सभी स्टूडेंट इसको जो होमवर्क करें, इससे नई नई चीजें जो है बनाए, योगात्मक वाले अभिक्रिया को सीखें, इसके अलावा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को अधिक से अधिक सीखें, इसके अलावा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को सीखें और उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इन चारों अभिक्रियाओं को सीखें। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी सीखें, रासायनिक अभिक्रिया के जो है उसके प्रारूप को समझें, अभिकारक उत्पाद को समझें। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना होमवर्क भी है, समझ लीजिए। अगले पार्ट्स में हम लोग जो है इसके अगला वाला जो टाइप्स है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।